बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाल ही में होने वाली मुख्तसर मगर पुरवकार जंग, जिसे पुरवकार इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का वकार इसने बुलंद किया है, और ना सिर्फ आलमी सतह पर पाकिस्तान की जो बारे में एक मुस्बत राय सामने आई है, बल्कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसके अंदर भी इस जंग ने बहुत सारे लोगों को करीब कर दिया है। जी हाँ, मेरा इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो कैद में हैं उनके हवाले से है कि इस जंग के बाद जो एक फासले थे इस्टेब्लिशमेंट के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान, वो काफ़ी हद तक जो है बर्फ़ पिघलती हुई नज़र आ रही है। और ख़बर आपको ये देता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें आइंदा आने वाले दिनों में आपको कुछ ऐसे फ़ैसले नज़र आएंगे जिससे ये तवक्को ज़ाहिर की जा सकती है कि वो बहुत जल्द जो है अवाम के बीच में होंगे। बात ये है कि पॉलिटिक्स है, इसमें अगर हम पाकिस्तान की माजी की तारीख़ को उठा कर देखते हैं, ख्वाह वो सदर आसिफ ज़रदारी हों जो इस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, वो जेल में रहे और फिर 2 दफ़ा सदर मुंतखब हुए, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो 2 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो जेल में रहे और इस वक्त उनकी हुकूमत है। उनके भाई शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी बेटी मरीम नवाज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हैं। तो पॉलिटिक्स के अंदर कभी भी किसी चीज़ का कोई इख्तिताम नहीं होता। अपने अपने अदवार में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थीं, सदर ज़रदारी थे या नवाज़ शरीफ थे, वो पॉपुलर लीडर्स थे। उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से कुछ ऐसे फासले आए इस्टेब्लिशमेंट के और उनके बीच में, जिसकी वजह से फिर उनको ओहदों से हाथ धोना पड़ा। बहरहाल बाद में फिर एक जो पब्लिक जो फिगर होता है, जो पॉपुलर लीडर होता है, वो वापस आवाम में ज़रूर आता है। तो इस जंग ने बहुत सारे जो गैप्स थे, जो फासले थे, एक तो सबसे बड़ा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव था, जो हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने जो आड़े हाथों लिया, ख़ास तौर पर उस वक्त से जब इमरान खान साहब की हुकूमत अप्रैल 2022 में गई, उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक तनकीद करना शुरू की और फिर इस तरह उनकी तनकीद जो है वो जारी रही। और फिर 9 मई के वाक़यात होते हैं और 9 मई के वाक़यात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ घेरा तंग होता है और फिर उनको पाबंद सलासल उनके लीडर को कर दिया जाता है। ये सारा एक सिनेरियो था, लेकिन इसमें कौन ठीक था कौन गलत था उस बहस में नहीं पड़ना। जो अच्छी खबर होती है उसके ऊपर हम ज़रूर तबसरा करते हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अब खान साहब जो हैं वो बहुत जल्द जो है वो आवाम में वापस आ जाएंगे। इसको हम डील नहीं कह सकते, लेकिन एक रिकन्सिलिएशन प्रोसेस ज़रूर है। कंपोजिट डायलॉग हुआ दोनों साइडों के बीच में। देखें, जब झगड़े होते हैं घरों के अंदर, जब मुश्किल वक्त आता है किसी ख़ानदान के ऊपर, तो ये मुल्क भी एक ख़ानदान की तरह है। तो इसमें बहुत सारा सोच विचार करने का टाइम मिलता है इंसान को, और इंसान अपनी अपनी गलतियों से सीखता भी है। और कुछ इसी तरह की सिचुएशन हुई है, और जो अभी तक ज़राए कंफर्म कर रहे हैं कि खान साहब को जो अडयाला जेल में बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई और उस जंग के बाद पाकिस्तान को जो कामयाबी हासिल हुई, उसके हवाले से ब्रीफ़ किया गया, उनको बताया गया। और फिर जो आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ और भारत के ख़िलाफ़ जो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान ने और मिलिटरीली जो जंग जीती है, उस पर भी खान साहब को एतमाद में लिया गया। अब लगता ये है कि गवर्नमेंट भी थोड़ी इस चीज़ को समझना शुरू कर दिया है कि एक पॉपुलर लीडर को आप इतना अरसा जेल में नहीं रख सकते। उसकी बुनियादी वजह ये है कि जो हमारा दुश्मन है उसको फिर मौका मिलता है, और दुश्मन जो है भारत, वो इस वक्त एक ही नैरेटिव के साथ चल रहा है कि देखें जी, इनके मुल्क के अंदर इनका पॉपुलर लीडर जो है वो जेल में है, और उसके जेल में होने की बुनियादी वजह यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे और वो इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते थे। खान साहब ने भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है। तो अब लगता यही है कि इंशाल्लाह जो आने वाले दिन हैं उनमें पाकिस्तान की बेहतरी होगी, और उस बेहतरी में से जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि ईद के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान, उनको जो उनके ख़िलाफ़ जो केसेस हैं उनमें काफ़ी रियायत बरते जाने का इम्कान है। ये बात मैं, चूँकि ये मामलात अदालत के होते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कह सकते कि क्या फ़ैसला होना है, लेकिन अगर हम माजी का
پورا ایک انالیسس کریں کہ جس طرح میاں محمد نواز شریف جب وہ پاکستان آنے سے پہلے جو ایگزائل پر تھے اور ان کے خلاف بہت سارے کیسز بنے تھے، اور ان کے کیسز پھر آہستہ آہستہ انہی عدالتوں نے، جن عدالتوں نے ان کے خلاف کیسز بنائے تھے، پھر انہی عدالتوں نے ان کو ریلیف دیا، اور اس وقت وہ پاکستان کے اندر ہیں، ان کی حکومت ہے، اور ان کے بھائی اس وقت برسر اقتدار ہیں۔ تو پاکستان کی تاریخ کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میں کوئی رائے نہیں ہے دوسری کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ جو ایک برف ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، یہ پگھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ انسان اپنی غلطیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اور خاص طور کے اوپر اب جب ایسا وقت آیا کہ جب دشمن ہمیں للکار رہا تھا، اور دشمن کی جو طرف سے جو جارحیت کا مظاہرہ کیا گیا، اس میں جس طرح عوام نے، پاکستان کی عوام نے اپنی افواج کو سپورٹ کیا، اس کی مثال شاید ہی اس سے پہلے ہمیں دیکھی ہو۔ یہ جذبہ ہے وہ جب بھی مشکل ٹائم آتا ہے ملک کے اوپر، تو تمام سیاسی جماعتیں، تمام لوگ، پھر وہ کسی جماعت کے نہیں رہتے، وہ ایک ملک کے لوگ ہوتے ہیں، ایک ریاست کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو خاص طور پر جو کارکنوں کے ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، وہ جو تنقید تھی، ان کی توپوں کے رخ جو تھے وہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتے تھے، لیکن جب سے بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو ان کے نیریٹو میں بھی چینج آیا، اور وہ جو رخ تھے توپوں کے وہ دشمن کی طرف موڑ دیے گئے ہیں۔ یہی ایک سچے پاکستانی کی نشانی ہونی چاہیے کہ آپ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا رہا ہوں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سیاسی طور پر جس جماعت کا بھی جو بھی اختلاف ہو وہ اپنی جگہ پر، لیکن یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ یہی وہ فوج ہے، جب آپ کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو آپ کی جو وقار ہے، آپ کا جو دفاع ہے، پھر یہ وہی فوج کرتی ہے۔ اور اسی فوج کی بدولت ہم اگر آج یہاں پر موجود ہیں، اور ایک چالاک اور مکار دشمن سے اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی ہے تو اس کا سارا کریڈٹ حکومت پاکستان اور پاک فوج کو جاتا ہے۔ اس لیے اب امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کے چیئرمین تحریک انصاف اور ان کے جو کارکن ہیں وہ اپنے رویے میں بھی لچک دکھائیں گے، اور ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ اس ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنانے والی اگر کوئی طاقت ہے تو وہ فوج ہے۔